सुरभि का वैवाहिक जीवन फरवरी माह से भी छोटा रहा। एक धनी परिवार में पली उच्च शिक्षित और महत्वाकांक्षी लड़की को जब ससुराल पक्ष दगाबाज लगा तो वह तुरंत ही पिता के घर लौट आए। शरद और गौरी बेटी की विदाई के समय जितना रो रहे थे उससे अधिक वो बेटी की वापसी पर बिलख रहे थे। सुरभि की भाभी स्नेहा ने बड़ी धीरज के साथ परिवार पर आए संकट को संभाला। उसने बड़ी सहजता से सुरभि से कहा, दीदी पहले आप नहा धो लीजिए, फिर खाना खाते समय बात करते हैं। जैसे ही सुरभि नहाने गई, स्नेहा ने गौरी से कहा, माँ आप और बाबूजी इस कदर दुखी हो जाएंगे तो सुरभि दी अपना दर्द बयां ही नहीं कर पाएगी। महीने भर पहले बदले रिश्ते, नाम और हक का एहसास उन्हें भी है। आपकी चिंताओं से उनके दुखों और दुविधाओं में और इजाफा होगा। सुरभि के नहाकर आते ही सभी खाने की टेबल पर बैठ गए। चुपचाप सभी ने खाना खाया। सुरभि कुछ बताना नहीं चाहती थी, वहीं शरद और गौरी बहुत कुछ पूछना चाहते थे, परंतु स्नेहा की हिदायत से दोनों आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह चुपचाप बैठे थे। दरअसल पति राजीव के देहांत के बाद स्नेहा ने घर की जिम्मेदारी इस तरह उठा ली थी कि हर कोई हर बात पर उस पर भरोसेमंद था। घर के हर व्यक्ति के मन में स्नेहा के प्रति स्नेह और सम्मान था। स्नेहा का बेटा आश्रय अपनी माँ की परिस्थिति को भांपना और संभालना जानता था। जैसे ही खाना खत्म हुआ, वो बुआ को लेकर अपने कमरे में चला गया और कॉलेज की बातें करने लगा। कुछ देर बाद स्नेहा गृह कार्य से निवृत्त हो माँ बाबूजी के पास गई, दोनों को दवाई दी और कहा, आप दोनों निश्चित रहिए, सब ठीक हो जाएगा। जब भी स्नेहा ऐसा कहती, शरद और गौरी को लगता राजीव आज भी उनके साथ ही है। आश्रय बुआ को भेज दो और तुम भी सो जाओ। स्नेहा ने आश्रय को आवाज लगाई। नहीं माँ, आज बुआ मेरे साथ सोएगी और सुबह जल्दी मत उठाना। आश्रय का जवाब सुनकर सुरभि को बीता कल याद आ गया। सुरभि किसके साथ सोएगी, हर रात स्नेहा और आश्रय में इसकी लड़ाई होती थी, परंतु आज किसी को चर्चा का मौका दिए बिना खुद सुरभि स्नेहा के कमरे में आ गई। कमरे की बत्ती बुझाकर दोनों लेट गए, परंतु नींद न स्नेहा को आ रही थी और न ही सुरभि को। सुरभि की गंभीरता स्नेहा के लिए असहनीय थी, क्योंकि सुरभि की चंचलता की वो खुद गवाह थी। वैवाहिक जीवन को लेकर कितनी योजनाबद्ध थी वो। बड़े ही शर्तिया अंदाज से उसने लड़के का चयन किया था। घर में जब भी उसके विवाह की बात होती, वो भी चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। अन्य कुमारियों की तरह न ही वो शर्माती और न ही छुपकर जानकारियां हासिल करती। रिश्ता जहां कहीं से भी आया हो, वो खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देती। पापा, मैं 9 से 5 नौकरी करने वाले के साथ अपना जीवन नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो अपने काम के घंटे खुद तय करे। वो किसी की नौकरी न करे, बल्कि उसके हाथ नीचे 10-20 लोग काम करें। अब व्यापारी कह दिया तो आप शिक्षा में समझौता करने को मत कहिएगा। बड़ी आसानी से सुरभि अपने माता पिता से अपने मन की बात कह पाती। शरद और गौरी उसकी बातें ध्यान से सुनते भी और गौर भी करते। यह सब सोचते सोचते स्नेहा को कब नींद आई पता नहीं चला, परंतु 2 बजे जब उसकी आंख खुली तो सुरभि उसके पास न थी। उठकर देखा तो सुरभि छत पर बैठी थी। सुरभि दी, जब तक बांटोगे नहीं बोझ हल्का नहीं होगा, स्नेहा ने सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुरभि बताना तो चाहती थी, परंतु शुरुआत कहाँ से करे वो समझ नहीं पा रही थी। आपकी समस्या कुशल जी से है? स्नेहा ने फिर से पूछा। नहीं, उनकी अमीरी से है, इस बार सुरभि ने जवाब दिया। स्नेहा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अमीरी से समस्या? ये कैसी समस्या है दी? लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा से ऊंचा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं और आप इससे ही परेशान हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके
आपकी बेटी संपन्न परिवार में जाए और सुखी हो, और आप इससे दुखी हो रहे हैं। हाँ भाभी, रेशमी मखमली पर्दों के पीछे की वो कंगाली घर के अंदर जाने वालों को ही दिखती है। बाहर से कीमती पर्दों ने सब ढक रखा है। सुरभि ने नफरती भाव से जवाब दिया, लेकिन दी, माँ बाबूजी ने जो नैतिक मूल्य हमें सिखाए हैं वो किसी यूपी यूनिवर्सिटी के किसी भी डिग्री कोर्स में उपलब्ध नहीं है। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने हमें अच्छे से आता है, और हमने इस कहावत को अपनाया भी है। स्नेहा अभी भी असमंजस में थी कि सुरभि की समस्या क्या है। हाँ भाभी, इस छोटी सी कहावत को अपनाने से जीवन कितना सरल बनता है और न अपनाने से जीवन कितना जटिल हो जाता है, ये आज व्यक्तिगत रूप से गंभीरता के साथ समझ रही हूँ। सुरभि ने अब समस्या का मुद्दा रख ही दिया। वो आगे बोली, भाभी, मेरी समस्या घर का छोटा होना नहीं है, मेरी समस्या कागजी महल है। मैं बनावटी शान शौकत के महल की झूठी रानी बनाई गई हूँ। परंतु दी, ये सब आपको किसने बताया? इतनी जल्दी किसी पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं, स्नेहा ने समझाते हुए कहा। भाभी, मुझे कोई कुछ बताए ऐसी स्थिति मेरी सासू माँ ने बनने ही नहीं दी। सच्चाई से अनजान रहूं, इसकी हर मुमकिन कोशिश वो कर रही है। सुरभि विस्तार से बताते हुए बोली, हर वक्त साए की तरह वो मेरे साथ रहती, किसी से मैं बात न करूं इसकी हिदायतें देती। जैसे, तो बड़ी चाची जी से कम ही बोलना, बड़ी तेज है वो, दादी के पास ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, और बुआ जी से तो बचकर ही रहना। ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। ऐसा कहकर वो मेरे और हर रिश्तेदार के बीच दीवार से खड़ी रहती है। सुरभि के चुप होते ही स्नेहा फिर पूछती है, फिर आपने ये सब कैसे जाना कि इनकी शान शौकत की बुनियाद कागजी है? भाभी, कुशल के नाम पर आए दिन बैंक से लेटर आते। एक दिन मैंने खोलकर पढ़ लिए। सिर से पांव तक कर्ज की तकीदारी है। गाड़ी, बंगला, ऑफिस, यहाँ तक कि हमारी शादी भी कर्ज की ही निशानी है। और जो मैं जान चुकी थी उससे मेरा ससुराल परिवार अनजान था। वो अब भी अपनी ऊंची हैसियत और झूठी शान की कहानी किस्से से मुझे भ्रमित और प्रभावित करने में लगे थे, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे? स्नेहा ने पूछा। भाभी, मेरी मुंह दिखाए में मुझे गाड़ी दी, जबकि 2 गाड़ियां पहले से घर में मौजूद हैं और उनके पैसे ये भर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी छोटी बड़ी कई घटनाएं जहां खुद को बढ़ा चढ़ाकर शाही बता रहे हैं मुझे प्रभावित कर रहे हैं, परंतु मैं चिंतित हो रही थी। आखिरकार ये सारा कर्ज का बोझ ढोना तो कुशल को ही होगा। इकलौता बेटा होने से पूरे कर्ज का वो इकलौता वारिस है। स्नेहा को अब समस्या गंभीर लगी। वो पूछी, दीदी, क्या वो जानते हैं कि आप सब जान चुके हैं? आप हकीकत से वाकिफ हो गए हैं? नहीं भाभी, वो दोनों मुझे छलने में इस कदर व्यस्त हैं कि उन्हें मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं उनके इस नाटक में न ही शामिल हो रही हूँ, न ही दर्शक बन रही हूँ और न ही किरदार बन रही हूँ। परंतु दीदी, आप तो हर परिस्थिति में रहना जानते हैं, फिर आपको प्रभावित करने का उद्देश्य क्या था? अपने इकलौते बेटे के पूरे जीवन उसके ससुराल वालों से अच्छी कीमत अदा लेना था, सुरभि ने घृणा के साथ कहा। और कुशल जी, क्या वो भी उनके साथ है? वो इन सब से सहमत है? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। इस बार सुरभि के चेहरे पर एक विश्वास था। वो बोली, भाभी, यहाँ आने से पहले मैंने कुशल से बात की। उनकी बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। जब मैंने कुशल से पूछा कि क्या जरूरत है ऐसे शौक पूरे करने की जिसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े, तो वो दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोले, सुरभि, मेरे सारे शौक पूरे हो चुके हैं, या कह दो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जगह तो जिम्मेदारी और चिंताओं ने ले ली है। सुरभि ने स्वयं को उसकी स्थिति में मिलाते हुए कहा, हाँ,
मुझे भी ससुराल से मिली हर वस्तु कर्ज की रसीद लग रही है। मैं किसी उपहार को पाकर खुश हो ही नहीं पा रही हूँ। कीमती कपड़े और गहनों को देखते ही कर्ज के ढेर की ऊंचाई सामने आ जाती है। क्या मम्मी जी पापा जी ने आपसे एक बार पूछा भी नहीं कि आपको ऐसी शादी करनी भी है या नहीं, जिसका कर्ज कई वर्षों तक आपके सिर पर बोझ बनकर रहेगा? कुशल ने हकीकत से वाकिफ करवाते हुए कहा, वो अपने अहम की पुष्टि और खानदान की सर्वोच्च शादी करने का मान लेने की जिद में है और मुझसे कुछ पूछने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों प्रश्न नहीं उठता? आखिर ये कर्ज उतारना तो आपको ही है, फिर आपकी सलाह और सहमति तो होनी ही चाहिए। मैंने आश्चर्य से पूछा तो कुशल ये कहकर चुप हो गए कि उनकी उम्मीद मैं नहीं, तुम और तुम्हारा परिवार हो। भाभी, ये सुनने के बाद मुझे वो लोग भले लगने लगे जो बाजार में दूल्हा बेचते हैं। पहले से कीमत बताने पर बेटी के पिता के पास खरीदने या न खरीदने का विकल्प तो रहता है। मेरी स्थिति में तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। स्नेहा ने सुरभि को गले लगा लिया और कहा, कुशल जी समझाते क्यों नहीं उन्हें? अपने जीवन की शांति के लिए बात करनी ही चाहिए उन्हें। भाभी, कुशल की परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी कि विरोध करना या अपना मुद्दा रखना उन्हें आता ही नहीं। राय देने का अधिकार उन्हें भी है, इस बात से वो अनजान ही है। उन्हें हर पारिवारिक रिश्ते से दूर रखा गया है। उनके जीवन में मित्र, भाई, बहन, चाचा, बुआ, दादा, दादी सबका पात्र उनके माता पिता ने ही अदा किया है। सुरभि ने किया हुआ मुआयना बयां कर दिया। कुशल की तहकीकात करते हुए स्नेहा ने पूछा, क्या कुशल जी को भी आपसे कोई उम्मीद है? सुरभि का चेहरा फिर विश्वास से चमक जाता है और बुलंद आवाज में कहती है, नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। यहाँ इस तरह वापस लौटने के लिए मुझे उन्होंने ही कहा। वो मुझसे बोले, सबके सामने अपना प्रस्ताव रखने की जो हिम्मत तुझ में है, वो मैं तो आईने के सामने खड़ा हो खुद से भी नहीं कह सकता। तुम्हें जानने के बाद बार बार ये लग रहा था कि मेरा घर, मेरा परिवार और मैं खुद तुम्हारे योग्य नहीं। वैसे तो मैं बिना किसी की सलाह लिए कुछ नहीं कर पाता। स्वयं के लिए कभी किसी भी तरह का निर्णय लेने का अवसर मुझे मिला ही नहीं, परंतु आज मैं तुम्हें सलाह देने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें संबंध विच्छेद की सलाह देता हूँ। बस एक विनंती है, तुम दोष मुझ में ही बताना, मेरे माता पिता में नहीं। फिर आप क्या वजह देकर यहाँ आई दी? घर की बड़ी याद आ रही है, ये कहकर ही आई हूँ भाभी। जिसके लिए सब कुछ छोड़कर गई, उसने तो संबंध विच्छेद की सलाह दे दी, परंतु क्या दी? भाभी, उनकी बड़ी कोशिशों के बाद मैं कुछ प्रभावित तो हुई, परंतु भौतिक शान शौकत से नहीं, बल्कि कुशल की सच्चाई और ईमानदारी से। इसलिए आते समय घर के दरवाजे अपने लिए बंद करके आने का मन न हुआ। चांद की चांदनी की जगह कब सूर्य की रोशनी ने ले ली, सुरभि और स्नेहा को पता ही नहीं चला। उठने से पहले स्नेहा ने कहा, दीदी, आप बहुत समझदार हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो अच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छा नहीं है तो अपना प्यारा घर छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है। कुशल जी जैसा जीवन साथी नसीब वालों को मिलता है। स्नेहा नीचे आकर घर के कामों में जुट जाती है। चाय लेकर जैसे ही शरद और गौरी के कमरे में पांव रखती है, गौरी पूछने लग जाती है, क्या हुआ बहू, कुछ बताया उसने? क्या दामाद जी अच्छे इंसान नहीं? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरी रात कुशल जी की तारीफ कर रही थी। बस थोड़ा विचारों का मतभेद है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी सुरभि भी नीचे आ जाती है। सभी चाय पीते हैं और नित्य क्रम में लग जाते हैं। सुरभि खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि
अब उसकी समस्या की भागीदार उसकी भाभी भी बन गई थी। करीब 10 बजे के आसपास सुरभि की सासू माँ का फोन आया। बोली, आज मेरी फ्रेंड्स सुरभि से मिलने आना चाहती है, तो आप सुरभि को दोपहर तक भेज दीजिएगा, कुशल उसे लेने आ जाएगा। प्रत्युत्तर में स्नेहा ने कहा, जी बिल्कुल, मैं दीदी से कह दूंगी। फोन रखकर स्नेहा ने सुरभि से कहा, दी, यदि मुख्य पात्र उत्तम हो तो सहायक अभिनेताओं की त्रुटि ढकी जा सकती है। हाँ भाभी, यदि घर प्यारा है तो मोहल्ला तो नजरअंदाज कर देना चाहिए। आपकी ये बात मुझे सही लग रही है। सुरभि ने भाभी को सराहते हुए कहा, आप तैयार हो जाइएगा, कुशल जी खुद आएंगे आपको लेने, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब दोपहर में कुशल सुरभि को लेने आई तो सुरभि को देखकर दंग रह गए। साधारण से गहनों और कपड़ों में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, इतनी सुंदर तो तुम तब भी नहीं लगती जब बेशकीमती गहने और महंगे कपड़े पहनती हो। तुम सचमुच आज बेहद खिली खिली लग रही हो। सुरभि ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं भी खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। उन गहनों और कपड़ों का भार मेरे तन से ज्यादा मन पर असर कर रहा था। मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी भी किसी भेंट की जिद नहीं करूंगी, परंतु आपके माता पिता को भी मेरे परिवार से उम्मीद छोड़नी होगी। हम किसी से उम्मीद रखें, इससे बेहतर है कि हम किसी की उम्मीद बने। कुशल ने मुस्कुराकर हामी भरते हुए पलकें झुका दी। शरद और गौरी आज सुरभि के जाने पर दुखी नहीं थे। स्नेहा ने हंसते हुए दोनों को विदा किया और फिर जल्दी आने का न्योता भी दिया।